नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार में इन दिनों बहुत मंथन चल रहा। मंथन इस बात को लेकर कि अब की बार बिहार किसे चुनेगा। मंथन इस बात को लेकर कि इस बार नीतीश कुमार की सत्ता रहेगी या जाएगी। मंथन इस बात को लेकर कि प्रशांत किशोर के निशाने पर अब अगला कौन। मंथन इस बात को लेकर कि इस बार वोट जात पात पर पड़ेगा या विकास और बदलाव के मुद्दे पर। मंथन इस बात को लेकर भी है कि अब की बार बिहार के मुस्लिम वोटर किसके साथ खड़े होंगे। सूबे की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 17% से अधिक है। ये समुदाय जिसके साथ होता है उसका पलड़ा बहुत भारी बना देता है। बिहार में मुस्लिम समुदाय के वोटरों की संख्या करीब 1.25 करोड़ है, पर विधानसभा में इस समुदाय के सिर्फ 19 विधायक हैं। आजादी के आंदोलन से लेकर आपातकाल के खिलाफ संघर्ष तक में मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पर इस समुदाय से सिर्फ एक व्यक्ति ही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए। वो थे अब्दुल गफूर। मुस्लिम समुदाय से जितने भी उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे हैं, उसमें अगड़ी जातियों का वर्चस्व रहा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बिहार के मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न क्या है। ये समुदाय वोट देने में तो आगे है, पर विधानसभा की दौड़ में क्यों पिछड़ जाता है। आजादी के बाद मुसलमान कांग्रेस से क्यों जुड़े। लालू यादव ने कांग्रेस के इस मजबूत वोट बैंक को अपने पाले में कैसे खींचा। नीतीश कुमार के पसमंदा दाव से उन्हें कितना फायदा हुआ। बिहार के मुसलमानों के दिल में क्या है। क्या महागठबंधन मुस्लिम वोटरों को साथ जोड़े रखने में कामयाब रहेगा, या नीतीश कुमार की योजनाएं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पूरा खेल पलट देंगी। बिहार के चुनावी अखाड़े में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स में किधर जाएंगे मुसलमान। बिहार के मुस्लिम वोटरों का रिमोट आखिर कहां है। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम दर्दे बिहार सीरीज के आज के एपिसोड बिहार में मुस्लिम मंथन में। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से करीब 50 सीटों पर मुस्लिम वोटर गेम चेंजर की भूमिका में माने जाते हैं। सीमांचल के 4 जिलों यानी किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। 11 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 40% या उससे भी अधिक है। 7 सीटों पर 30 से 40% के बीच मुस्लिम वोटर है। 27 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी 20 से 30% के बीच है। अब सवाल उठता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी इस समुदाय के उम्मीदवार विधानसभा की रेस में क्यों पिछड़ जाते हैं। इस सवाल पर आने से पहले ये जानना जरूरी है कि बिहार के 17% मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए किस तरह के समीकरण बैठाए जा रहे हैं और सूबे के मुसलमानों के जहन में कौन से मुद्दे चल रहे हैं। जन सुराज मुसलमानों को ये कह रहा है कि आप अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़ा होइए। दूसरे दल ये कह रहे हैं कि आप भाजपा से डरिए और तादाद का हिस्सा बन जाइए। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो आपकी मोहब्बत के हकदार नहीं है। बिहार के वोट युद्ध में खड़े सियासी दलों के महारथी सूबे में 1.25 करोड़ मुस्लिम वोटरों के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जानने और समझने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिम समुदाय जब ईवीएम का बटन दबाने जाएगा तो उसके सामने कौन से मुद्दे टॉप पर होंगे। वक्फ कानून का मुद्दा वोट युद्ध में फायदा पहुंचाएगा या नुकसान। जो हम लोगों को सेफ्टी दे रहा है और हर तरह का कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तो हम लोग उस तरफ हैं। नीतीश कुमार के लिए इरादा ये है कि इन्होंने बीजेपी से मिलते हैं, समझा।
इसलिए हम लोग उनको नहीं चाह रहे हैं। अक्टूबर महीने में किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अभी तक बिहार के चुनावी अखाड़े में जो तस्वीर बनती दिख रही है उसमें मुस्लिम वोटों के 4 बड़े दावेदार दिख रहे हैं। महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी जैसी पार्टियां हैं, एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम जैसी पार्टियां हैं, जनसुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जैसी पार्टियां हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2020 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोट का 77% महागठबंधन के खाते में गया। एनडीए के हिस्से आया 12%, एआईएमआईएम को मिला 11%। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटों के समीकरण में बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही। एनडीए के रणनीतिकारों का आकलन है कि महिला रोजगार योजना से लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों में मुस्लिम वर्ग के लोग भी अच्छी खासी तादाद में। मुसलमानों को बीजेपी से डरा के ये लोग वोट लेते हैं। कुछ होने वाला नहीं है इस बार। मुसलमान खुदा से डरेगा, किसी से डरेगा नहीं। वो डेवलपमेंट के साथ आएगा, मोदी और नीतीश के साथ आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो मैकेनिज्म की, विकास की, वो धर्म की नहीं की, जात की नहीं की, क्षेत्र की नहीं की, बिहार की। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी हवा चली जिसमें बिहार के मुस्लिम समुदाय ने चुनाव में महागठबंधन के साथ खड़े होने में अपनी बेहतरी समझी। कभी लालू यादव ने एमवाई यानी मुस्लिम प्लस यादव वोटों के दम पर 15 वर्षों तक बिहार में सत्ता समीकरण बिठाया। बिहार की सत्ता लालू यादव से नीतीश कुमार के हाथों में गई, लेकिन मुस्लिम समुदाय के वोट का बड़ा हिस्सा लालू यादव की आरजेडी के साथ बना रहा। महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस भी है। मुसलमान वोटर्स और बिहार का वो तमाम वोटर्स जो तब्दीली चाहता है, जो बदलाव चाहता है और जो इस सरकार से, मौजूदा सरकार बिहार की और देश की हो, उससे त्राहिमाम और परेशान है, वो सब महागठबंधन की तरफ जाएगा। राजनीति उम्मीदों के सहारे चलती है। प्रशांत किशोर को भी उम्मीद है कि अब की बार बिहार के मुसलमानों का जनसुराज पार्टी को समर्थन मिलेगा। ओवैसी की रणनीति के केंद्र में सीमांचल के होने की एक खास वजह है। दरअसल सीमांचल में आने वाली किशनगंज जिले में मुस्लिम समुदाय की आबादी 67.98% है, कटिहार जिले में 44.47%, अररिया जिले में 42.95%, पूर्णिया जिले में 38.46%। मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बिहार के अखाड़े में खड़ी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुंबक लगा रही हैं। ऐसे में अब की बार बिहार के वोट युद्ध में मुस्लिम वोट के बंटने के आसार अधिक बनते दिख रहे हैं। महागठबंधन के साझेदार आरजेडी को लगता है कि मुस्लिम उसके साथ खड़े होंगे। कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम वोटर हाथ के निशान पर ही मतदान करेंगे। जेडीयू को लगता है कि नीतीश सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने वालों में मुस्लिम समुदाय के गरीब भी हैं, जो जेडीयू के साथ खड़े होंगे। बीजेपी भी इस समुदाय के वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में जुटी है। वहीं जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर मुस्लिम उम्मीदवारों को आबादी के अनुपात में टिकट देने की बात कह चुके हैं। हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी फिर से बिहार के चुनावी अखाड़े में है। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के सिंबल से 5 उम्मीदवारों ने चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था। बिहार में ओवैसी की एंट्री को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। दरअसल साल 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच वोटों का अंतर करीब 11,000 का रहा, पर दोनों के बीच 15 सीटों का अंतर था। ओवैसी की एआईएमआईएम को मिले 25 लाख से अधिक वोट, मतलब मुस्लिम समुदाय का वोट बंटने का खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ा। ऐसे में हिसाब लगाया जा रहा है कि क्या इस बार बिहार के मुस्लिम वोटर 4 खानों में बंट जाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या बिहार में सियासी दलों और नेताओं ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि आजादी के बाद हुए पहले बिहार विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ 24 मुसलमान ही चुनाव जीते थे, जिनमें से 23 कांग्रेस से और 1 निर्दलीय था। तब बिहार विधानसभा में
सदस्यों की संख्या 330 हुआ करती थी। उनमें से 14 शेख, 5 सैयद और 1 पठान यानी मुस्लिमों के बीच की अगड़ी जातियों से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में बिहार विधानसभा में मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी के राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र को समझना भी बहुत जरूरी होगा। आजादी की लड़ाई में बिहार के मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आजादी के बाद साझा राजनीति का दौर शुरू हुआ। लेकिन बिहार की राजनीति में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व कभी भी उनकी आबादी के अनुपात में नहीं रहा। साल 1952 में हुए पहले बिहार चुनाव में 330 सदस्यों वाली विधानसभा में सिर्फ 24 मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए, यानी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करीब 7.27% रहा। 1957 के चुनाव में 25, 1962 के चुनाव में 21, 1967 के चुनाव में 18, 1969 के चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 1952 से 1967 के बीच चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचने वाले मुस्लिम विधायकों की संख्या रही 107, जिसमें से 44 शेख थे और 18 सैयद और 6 पठान थे, यानी मुस्लिम समुदाय में अगड़ी जातियों का वर्चस्व था। मुस्लिमों में पिछड़ी जातियां राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में हाशिए पर रहीं। 1973 में बिहार के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में अब्दुल गफूर ने शपथ ली, यानी आजादी के बाद बिहार को मुस्लिम समुदाय से पहला मुख्यमंत्री मिला। उसके बाद अब तक मुस्लिम समुदाय से कोई भी शख्स बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया है। अब्दुल गफूर के दौर में बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुआ। उस दौर में भी मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, लेकिन इस समुदाय के कुछ युवा नेता जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में शुरू हुई संपूर्ण क्रांति से जुड़े। उसमें से एक आज की तारीख में आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी हैं। बिहार में एक जनरल 4 इश्यूज पे लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, जिसमें हम लोग थे और जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब लोग उसी आंदोलन में थे। इमरजेंसी के बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव यानी 1977 में मुस्लिम समुदाय से 25 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में सफल रहे, जिसमें कांग्रेस के टिकट से सिर्फ 8 और जनता पार्टी के टिकट से 13 विधानसभा पहुंचे। राजनीति का चक्र आगे बढ़ा। साल 1980 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 28 सदस्य विधानसभा पहुंचे, लेकिन विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व के लिहाज से 1985 का साल अहम रहा। इस दौरान मुस्लिम समुदाय से रिकॉर्ड 34 विधायक चुने गए। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बिहार में मुस्लिम एक बड़ा और प्रभावशाली वोट बैंक तो है, लेकिन यह समुदाय विधानसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में पीछे रह गया। बिहार में 17.70% भागीदारी वाले मुस्लिम समुदाय के सामाजिक ताने बाने में अशराफ 4%, पिछड़ा 3% और पसमानदा 10% है। विधानसभा के भीतर प्रतिनिधित्व के मामले में अशराफ का वर्चस्व रहा है, तो पिछड़े मुसलमान अपनी किस्मत के बंद ताले खुलने का इंतजार कर रहे हैं। भले ही इस्लाम में जाति जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन अपने देश और बिहार के मुसलमान जाति और वर्गों में बटे हैं। कुछ स्टडी बताती है कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद महागठबंधन रहा है। साल 2015 के बिहार चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस साथ साथ लड़े, तब महागठबंधन को मुस्लिम समुदाय का करीब 80% वोट मिला। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार फिर एनडीए के जहाज पर सवार हो गए और सीमांचल में एआईएमआईएम मैदान में डट गई। बावजूद इसके महागठबंधन के खाते में मुस्लिम समुदाय का करीब 77% वोट आया। आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी मुस्लिम उम्मीदवारों के चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 50% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों में 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें से सिर्फ एक ही चुनाव जीत पाया।
जेडीयू ने भी 50% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में 4 मुस्लिमों को टिकट दिया था, पर एक भी विधानसभा नहीं पहुंच पाया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने मुस्लिम समुदाय के 17 उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें से 8 चुनाव जीतने में कामयाब रहे। एआईएमआईएम ने मुस्लिम समुदाय के 16 उम्मीदवारों पर दांव लगाया, जिसमें 5 विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। कांग्रेस ने 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिसमें 4 चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जेडीयू ने मुस्लिम समुदाय के 11 उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया, लेकिन उसमें एक भी चुनाव नहीं जीत पाया। साल 2020 के चुनावी नतीजों को अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो आरजेडी ने 20% आबादी से कम वाले मुस्लिम क्षेत्रों में 4 उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें से 3 चुनाव जीतने में कामयाब रहे, यानी स्ट्राइक रेट 75% रहा। इसी तरह 20 से 30% आबादी वाले क्षेत्रों में आरजेडी ने 7 उम्मीदवारों को खड़ा किया, जिसमें 4 चुनाव जीतने में कामयाब रहे, मतलब स्ट्राइक रेट 57.14% रहा। इसी तरह 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में 3 उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें से कोई चुनाव नहीं जीत पाया। वहीं 50% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में लालटेन के चुनाव चिन्ह से 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए, जिसमें सिर्फ 1 चुनाव जीत पाया, यानी स्ट्राइक रेट 25% रहा। जब से उन्माद की राजनीति शुरू हुई है, तब से जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी डर से कर रहे हैं कि मुसलमान को ज़्यादा टिकट देंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। 2020 के बिहार चुनाव में जेडीयू के टिकट से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कह चुके हैं। आज की तारीख में बिहार के पसमानदा मुसलमानों के वोट का एक हिस्सा जेडीयू और बीजेपी के खाते में भी जाता है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के सेंटर स्टेज में आने से पहले मुस्लिम समुदाय का एक तरफा वोट कांग्रेस के खाते में जाता था। दरअसल आजादी की लड़ाई में बिहार के मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सूबे के मुस्लिमों में 2 धाराएं चल रही थी। मुस्लिम लीग के हिमायती जहां पाकिस्तान दिवस मना रहे थे, वहीं जमीयत मोमिन, जमीयत उलेमा, अहरार पार्टी हिंदुस्तान दिवस मना रही थी। ऐसे में बिहार के मुस्लिमों के बीच भीतर खाने संघर्ष चल रहा था। बंटवारा सामाजिक और आर्थिक रूप से अगड़े पिछड़े मुस्लिम समुदाय के बीच भी था। पाकिस्तान बनने के बाद बिहार के लीगी नेता पाकिस्तान नहीं जा सके, जो जमींदार और ऊंची जातियों से आते थे। उनके सामने दिक्कत यह थी कि वो कम्युनिस्ट पार्टी में जा नहीं सकते थे और सोशलिस्ट भी उन्हें अपनाने से कतरा रहे थे। ऐसे में सूबे के मुस्लिम नेताओं के लिए कांग्रेस से जुड़ना सबसे बेहतर विकल्प लगा, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आर्थिक आधार कमोबेश एक जैसा था। लिहाजा मुस्लिम लीग के नेता कांग्रेस से जुड़ गए। नतीजा ये हुआ कि 1952 से 1970 तक विधानसभा चुनाव में अधिकतर मुस्लिम विधायक कांग्रेस पार्टी के सिंबल से बने। पर एक और ट्रेंड दिखा। 1950 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में मुसलमानों की नुमाइंदगी जहां 20% थी, वो 1970 आते आते गिरकर 5 से 6% पर आ गई। 1970 के दशक में जब बिहार में छात्र आंदोलन हुआ, तब सूबे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब्दुल गफूर थे। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई वाली संपूर्ण क्रांति का मुसलमानों के एक वर्ग ने समर्थन किया। इस आंदोलन में अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत एक्टिव थे। वो जेल भी गए, पर बिहार के मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ ही खड़ा रहा। हालांकि भागलपुर दंगा और बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद मुसलमान कांग्रेस से दूर होने लगे। सूबे के मुसलमानों को लालू प्रसाद यादव में अपना एक नया रहनुमा दिखा और MY यानी मुस्लिम प्लस यादव समीकरण के सहारे 15 वर्षों तक लालू यादव की लालटेन की लौ बरकरार रही। वो साल 1989 का था और महीना अक्टूबर का। भारत के नक्शे पर सिल्क नगरी के रूप में पहचान रखने वाला भागलपुर दंगों की आग में जलने लगा। आरोप लगा कि कांग्रेस सरकार ने सबूत के बावजूद
दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं की। ऐसे में मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा। साल 1990 के चुनाव में कांग्रेस बिहार की सत्ता से बाहर हुई और लालू यादव मुख्यमंत्री बने। भारत के नक्शे पर उन्हें एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में पहचान मिली। क्यों लालू प्रसाद के साथ चला गया बिहार का मुसलमान? उसकी वजह ये थी कि राजीव गांधी की सरकार के दौर में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, वहाँ डिस्प्यूटेड साइट पर शिलान्यास कराया गया। वहीं से राजीव गांधी ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू की और कहा कि हम राम राज लाएंगे। तो यूपी और बिहार में मुसलमान पूरी तरह से कांग्रेस से छिटक गया। 2020 में बिहार चुनाव में ओवैसी अपनी धमक का एहसास करा चुके हैं। अब ओवैसी के साथ प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। ऐसे में बिहार के वोट युद्ध में मुस्लिम वोटों के दावेदार बढ़ने के साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों का बढ़ना भी तय है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विधानसभा में मुस्लिम विधायक बढ़ते हैं या कम होते हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार के मुसलमान हिसाब लगा रहे हैं कि सत्ता में चाहे कोई भी आया, उनकी जिंदगी कितनी बदली, वोट के बदले उन्हें क्या मिला। बिहार के मुसलमानों ने नेताओं की इफ्तार पार्टियां भी देखी, सेक्युलरिज्म के नाम पर गठबंधन बनते और टूटते भी देखा। मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के नाम पर राजनीतिक पार्टियों ने जिन चेहरों को आगे किया, उनमें से ज्यादातर अगड़े रहे। ऐसे में बिहार का गरीब और पिछड़ा मुसलमान गुणा भाग कर रहा होगा कि अब की बार वोट का इस्तेमाल कैसे किया जाए। पिछले कुछ दशकों में बिहार में राजनीतिक चक्र जिस तरह घूमा है, उसमें अब सूबे के मुसलमान एक नहीं है। मुस्लिम समुदाय अपने सामाजिक ताने बाने में अगर असराफ, अजलाफ और अरजाल में बटा है, तो राजनीतिक रूप अगड़ा और पिछड़ा यानी पसमंदा में बटा हुआ है। दोनों वर्गों की अपनी चिंताएं, प्राथमिकताएं और राजनीतिक पसंद नापसंद है। बिहार के मुस्लिमों के वोटिंग पैटर्न पर संख्या और भूगोल दोनों का प्रभाव साफ साफ दिखता है। पिछले चुनाव में सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की 5 सीटों पर जीत के मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि सूबे के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए राजनीतिक विकल्प की तलाश है। पर जिन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर बिखरे हैं, वहां वो स्थानीय नेता और जातीय समीकरणों के समर्थन या विरोध के जरिए चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि बिहार के चुनावी अखाड़े में खड़ी सभी पार्टियां मुस्लिम समुदाय के वोटरों को अपने अपने लेंस से देख रही हैं और उन्हें अपने पाले में जोड़ने के लिए विकल्पों के खिड़की दरवाजे खुला दिखाने की कोशिश कर रही हैं। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और बिहार चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।